हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज बहुत दिनों में एक वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं अपने पीएचडी के वर्क में लिटिल बिट बिजी था, पर मैंने उससे टाइम निकाल के एक वीडियो शूट करने की कोशिश करी है, जिसमें अपन आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन। हिंदी में अगर बात करें तो उद्विकास, कि इवोल्यूशन और उद्विकास होता क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी कहीं ना कहीं टॉपिक आया होगा, और कॉलेज में भी आता ही है। और जहाँ तक है मैथ वाले, कंपटीशन वाले, सबके लिए ज़रूरी है, सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होती है। तो अपन थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। उद्विकास होता क्या है। तो उद्विकास क्या होता है, एक विकास की क्रिया होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। और उसमें क्या होता है, उस क्रिया के अंदर जो सरल जीव होते हैं वो कैसे डेवलप हो जाते हैं, जटिल जीवों में डेवलप हो जाते हैं। मतलब कि सरल जीव होते हैं वो जटिल जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका उद्विकास कहलाता है। और ये कोई 1 साल 2 साल या 5 साल की क्रिया नहीं होती है, सालों की क्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है, जिसका पता भी नहीं लगा पाते हम कि उद्विकास हो रहा है। तो सरल जीवों का जटिल जीवों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका इवोल्यूशन या उद्विकास कहलाता है। अगर हम सरल जीवों की बात करें तो सरल जीवों से आप क्या समझते हो। हमने बात करी सरल जीव और जटिल जीव। 2 तरह के जीव हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, अकशेरुकी, जिनको हम ग्रुप में बांटते हैं 2, और एक होता है कशेरुकी। अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है। ये इनकी तुलना में सरल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनका शारीरिक संगठन होता है वो इनकी तुलना में कैसा होता है, सरल पाया जाता है। और इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, जटिल पाया जाता है। और कैसे जटिल पाया जाता है, अगर इनको हम डिवाइड करें तो सबसे पहले जाते हैं ये प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में आप कैसे जीव रखते हो, एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर क्या होता है, एक ही कोशिका से बना होता है। एक ही कोशिका से मतलब है श्वसन, गमन, उत्सर्जन, जनन आदि सारी क्रिया कैसे करेंगे, एक ही कोशिका के माध्यम से करेंगे। अगर अपन एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में आ जाता है अमीबा। अमीबा कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है जो शरीर की सामान्य सतह से ही एंडोसाइटोसिस द्वारा तो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, हेक्सोसाइटोसिस द्वारा बाहर करता है, विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। तो सारी चीज़ें क्या होती है, एक ही कोशिका से होती है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक ही कोशिका का अध्ययन करना पड़ रहा है। इसका कंपेरेटिव क्या हो गया, ये सरल हो गया, क्योंकि एक कोशिका की बात कर रहे हैं। फिर अगर इनको थोड़ा आगे जाओ तो ये आता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में क्या जाते हैं, आपके स्पंज आ जाते हैं। अब यहाँ ये एक कोशिकीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं। मगर बात अभी कोशिकाओं तक ही चल रही है, टिश्यूज की बात आई नहीं। इसमें एक कोशिका होगी तो इसमें 3 या 4 कोशिका होंगी। इसके कंपेरेटिव इसका अध्ययन थोड़ा टफ होगा, मगर इसके कंपेरेटिव क्या होगा, इजी होगा। तो ये कैसे कहलाएंगे, सरल जीव। फिर आगे जाके आपका सिलेंटेटा आएगा, एकाइनोडर्मेटा आएगा, स्केलमेंथेज, मोलास्का आ जाएगा। लास्ट में जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका आर्थ्रोपोडा संघ में पहुँच जाएगा, जिसमें आपके इंसेक्ट वगैरह सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, जो कुछ अंग संरचनाएँ पाई जाती है, मगर वो अंग संरचनाएँ क्या होती है, जटिल जीव के मुकाबले क्या सरल होती है। तो इस तरह से ये सारे क्या कहलाएंगे, सरल जीव। अब ये किस में डाइवर्ट हो जाते हैं, जटिल जीव में। ये जो स्टेप चल रहा है ये क्या है, विकास की क्रिया है। सबसे पहले ये जीव बने, फिर ये बने, फिर ये बने, फिर ये, तो ये विकास हो रहा है धीरे धीरे। अब ये जटिल जीवों में आ गया। अब जटिल जीवों की बात करें तो अपन लेते हैं कशेरुकी प्राणियों को। और कशेरुकी प्राणियों की बात करें तो कुछ महावर्ग या वर्ग आते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो पीसीज के बारे में, एवीज वर्ग के बारे में पढ़ते हो, रेप्टीलिया पढ़ते हो, एम्फीबिया, और एक आता है आपका मैमेलिया। इसके अंदर जितनी भी मछली होंगी जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे पीसीज में, इसके अंदर जितने भी पक्षी होंगे उनका अध्ययन करेंगे। रेप्टीलिया में जितने भी सरीसृप प्राणी होते हैं, सांप, छिपकली वगैरह, उसका अध्ययन करते हैं। एम्फीबिया में हम ऐसे प्राणियों का अध्ययन करते हैं जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, वो कहलाते हैं आपका एम्फीबिया। लास्ट में आता है आपका मैमेलिया। मैमेलिया में जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य आदि। हम सब कैसे कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं, क्योंकि हमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब हमको जटिल क्यों कह रहे हैं, आप देखो, हमें श्वसन के लिए अलग से अंग पाया जा रहा है, जो फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन किसके सहायता से होता है, हार्ट के माध्यम से होता है, एक अलग अंग हो गया। हमारा यूरिन फॉर्मेशन किससे हो रहा है, किडनी की सहायता से हो रहा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, आपके लीवर, आमाशय, आंत्र वगैरह संरचनाएं आती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव क्या, ये अपने स्किन हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, अपने में हर क्रिया के लिए क्या होता है, एक अलग से अंग होता है। अंगों का निर्माण किससे होता है, उत्तक से होता है। और उत्तकों का निर्माण किससे होता है, बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से होता है।
यहाँ बात चल रही थी एक कोशिका की, यहाँ बात चल रही है अलग अलग ऑर्गन्स की। तो बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर पहले टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाया। तो इसके कंपेरेटिव अपन कैसे हो गए, जटिल हो गए। तो सरल जीवों से जटिल जीवों में जो विकास हुआ वही क्या कहलाया, आपका उद्विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, इसका निर्माण नहीं होता कभी, क्योंकि निर्माण का मतलब तो ये है कि इसको किसी ने निर्माण किया है। जबकि प्रकृति में क्या होता है, जीवों का निर्माण एक क्रमबद्ध रूप से हो रहा है, मतलब कि सरल से जटिल बन रहे हैं, धीरे धीरे उनमें कर्मगत क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, विभेदन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं नेचर का क्या होता है, विकास होता है, ना कि निर्माण होता है। अब बात करें उद्विकास, तो उद्विकास के संबंध में दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, आई होप आप सबके दिमाग में आ रहे होंगे वो सिद्धांत क्या होंगे। अगर मैं क्लास में होता तो मुझे कुछ बच्चों के हाथ खड़े मिलते, कुछ पीछे से बिना पूछे ही बता देते सर ये होगा सर वो होगा। तो मैं यहाँ सबके लिए बता देता हूँ। दो सिद्धांत है अपना, पहला एक तो है आपका लैमार्क और दूसरा है डार्विन। ये सबने सुना होगा, लैमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत हम सब पढ़ते आ रहे हैं। तो लैमार्क के सिद्धांत की मुख्य बात क्या थी, लैमार्क के सिद्धांत की मुख्य बात थी, उसने कहा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका मीन क्या होता है, मतलब कि जीव अपने जीवन काल में जो भी लक्षण अर्जित करता है वो कहलाता है आपके उपार्जित लक्षण। और वंशागति का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका स्थानांतरण। मतलब कि लैमार्क का कहना था कि जीव अपने जीवन काल में जो भी लक्षण अर्जित करेगा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। और दूसरी बात इसने कही थी उपयोगी अंगों का ज़्यादा विकास होना, मतलब जो अंग हमारे ज़्यादा उपयोग में आएगा उसका ज़्यादा विकास होगा, जो अंग उपयोग में नहीं आएगा उसका विकास नहीं होगा। जिसका एग्जाम्पल इसने जिराफ के माध्यम से दिया था कि जिराफ पहले मैदानी इलाकों में रहता था जहाँ घास की मात्रा भरपूर थी, तो आराम से उसको भोजन मिलता था, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में घास की मात्रा कम होने लग गई। अब जिराफ को भोजन के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ा, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर डिपेंड रहना पड़ा। तो उसने क्या करना चालू करा, अपनी जो आगे की टांगें होती है उसको ऊपर करके उचकना चालू किया या अपनी गर्दन को खींचना चालू किया, जिससे क्या हुआ, उसको पेड़ों की पत्तियां मिल सके। और ये क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो धीरे धीरे उसके शरीर में क्या हो गया, ये लक्षण उसने अर्जित कर लिए कि उसकी गर्दन लंबी हो गई, अगली टांगें लंबी हो गई। और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहे। जैसे कि हम आज भी जिराफ देखते हैं, उसकी गर्दन भी लंबी होती है, टांगें भी लंबी होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल दिया था उसने, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्योंकि उसकी गर्दन और टांगें ज़्यादा यूज में आई थी तो ज़्यादा लंबी हो गई, पिछली टांगें कम यूज में आ रही थी तो लंबी नहीं। ऐसे उसने एक एग्जाम्पल दिया था सांप का, कि सांप में पहले पैर पाए जाते थे, मगर जैसे वो बिलों में रहता था तो बिल में जाने के लिए पैर दिक्कत करते थे। तो धीरे धीरे उसने अगर पैरों का उपयोग करना कर दिया बंद और रैंक के अंदर जाने लगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसके पैर कैसे हो गए, नष्ट हो गए। और आप आगे की पीढ़ी जो आप सांप की देखते हो तो किसी में भी पैर नहीं पाए जाते। तो लैमार्क का यह कहना था कि उपार्जित लक्षणों की या वंशागति होती है, जो भी लक्षण आप अर्जित करोगे आपकी पीढ़ी में जाएंगे। मगर ये मत मान्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसा कि हम भारत देश में रहते हैं, हमारे ज़्यादा लेडीज़ क्या करती है, नाक कान छिदवाती हैं, और ये चीज़ें हर लेडीज़ करती है। मतलब मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, उनके बच्चे होंगे तो वो करेंगे, मगर कोई भी बच्चा जन्म से नाक कान छिदा हुआ पैदा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, लैमार्क के अकॉर्डिंग। मगर ये नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हुआ, गलत। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक पहलवान होता है, अपने जीवन काल में काफ़ी मसल्स बना लेता है, मगर वो मसल्स क्या होती है, उसके बच्चे में नहीं जा पाती। उसके बेटे को मसल्स बनानी होगी तो उसको दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो पहलवान का बेटा पहलवान ही पैदा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर भी ये जो सिद्धांत है वो कैसा हो जाता है, खारिज हो जाता है। अगले की अपन बात करते हैं डार्विन। डार्विन के सिद्धांत को कहते हैं या तो प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन क्या कहता है, प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब कि जिस जीव को प्रकृति द्वारा अपना वर्ण या शरण प्राप्त होगा या फिर जो योग्य होगा जीवन लायक, वही सर्वाइव कर सकता है, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई वो योग्यतम की उत्तरजीविता होती कैसे है और प्रकृति में इसका वर्ण कैसे करती है। तो प्रकृति में रहने के लिए जीवों को 3 तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। वो आपको भी करने पड़ते हैं, हमको भी करने पड़ते हैं, आपके आसपास जो जानवर होते हैं उनको भी करने पड़ते हैं। वो संघर्ष कहलाते हैं आपके जीवन संघर्ष। 3 तरह के होता है,
अंतःजातीय, अंतर्जातीय, और तीसरा होता है वातावरणीय। अंतर्जातीय में क्या होगा? अंतर्जातीय मतलब एक ही जाति के जीवों में, जैसे आपने देखा होगा जब आप छोटे होते हैं तो सबसे पहले आपकी लड़ाई किससे होती है? आपके भाई बहनों से ही होती है। उसके बाद आप बड़े होते हो तो आपकी लड़ाई, बाहर जाते हो, दोस्त बनाते हो, तो उनसे लड़ाइयाँ चालू होते हैं। तो अंतर्जातीय मतलब एक ही जाति में होने वाला संघर्ष अंतर्जातीय कहलाता है, जो भोजन, आवास, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। दूसरा है अंतर्जातीय, मतलब कि दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच होने वाला संघर्ष क्या कहलाएगा? आपका अंतर्जातीय संघर्ष कहलाएगा। ये संघर्ष भी क्या होगा? आवास के लिए होगा, भोजन के लिए होगा। उन जीवों का भोजन और आवास सेम होना चाहिए, या एक जीव दूसरे जीव का भोजन होना चाहिए। जैसे कि घोड़ा, गाय वगैरह सब एक मैदानी इलाके में रह रहे हैं, जब तक वहाँ भरपूर घास है, सबको मिल रही है, सब आराम से खा रहे हैं। मगर एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि घास कम हो जाएगी तो उनके बीच क्या होगा? भोजन के लिए संघर्ष हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जैसे हिरण और शेर एक ही जंगल में रह रहे हैं, तो हिरण किसका भोजन है? शेर का। तो उनके बीच में भी जो संघर्ष पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका अंतर्जातीय कहलाएगा। तीसरा आता है आपका वातावरणीय संघर्ष, मतलब जीवों का अपने वातावरण से जो संघर्ष चलता है वो कहलाता है आपका वातावरणीय संघर्ष। जैसे कि वातावरणीय संघर्ष में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, अब उसमें कुछ जीव सर्वाइव करेंगे, कुछ जीव नहीं कर पाएंगे। सूखा पड़ गया, उसमें भी जो कुछ जीव सर्वाइव कर सकते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, कुछ जीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अभी जो चल रहा है आपका कोरोना वायरस, ये भी क्या एक तरह से वातावरणीय संघर्ष है, क्योंकि वायरस आपके नेचर में पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है? कुछ लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर रहे। इन संघर्ष से जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कहलाते हैं योग्यतम, योग्यतम कहलाते हैं। और उनकी क्या रहती है? उत्तरजीविता, मतलब कि जो योग्य है वो आगे जीवित रहेगा, उन्हें प्रकृति द्वारा वर्ण प्राप्त होगा। तो डार्विन के अनुसार यही सिद्धांत था, प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता। कि प्रकृति में जो योग्य जीव है वही सर्वाइव कर पाएंगे, जो योग्य नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अपन ने पढ़ा उद्विकास। उद्विकास होता क्या है? विकास की एक क्रिया होती है जो धीरे धीरे चलती है, और कालांतर में क्या होता है? एक सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण हो जाता है, वो कहलाता है आपका उद्विकास। सरल जीव आपके अकशेरुकी प्राणी जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। जटिल जीव आपके कशेरुकी प्राणी जैसे मैमल्स हो गए या बीज वर्ग के हो गए, ये सारे क्या हो गए? आपके जटिल प्राणी। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? उद्विकास। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इन सिद्धांतों में भी बहुत सी कमियां हैं, क्योंकि इन्होंने इसका जेनेटिक आधार नहीं बताया कि कैसे जो लक्षण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, कैसे जीव योग्य बनते हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनमें क्या क्या म्यूटेशन होते हैं, वो अपने आप प्रकृति के अकॉर्डिंग कैसे डाले जाते हैं। तो कुछ बातों की कमियां दोनों के अंदर रह गई है, जिसके लिए आगे और सिद्धांत बने, जैसे नव डार्विन बात कहते हैं, जिसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।